आज का टॉपिक है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन होता क्या है? ये इंजन के बारे में हमें बताया था सैडी या सादी कार्नोट ने। ठीक है, ये एक इंजीनियर थे, फ्रांस के, फ्रेंच इंजीनियर थे। और इन्होंने एक इमेजिनरी, यू कैन से हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी भी नहीं, हाइपोथेटिकल इंजन क्रिएट कर दिया था। और वैसे इंजन इंजन अभी तक बना नहीं है वैसे, बट इनके अकॉर्डिंग ये जो इंजन बना था, इसकी एफिशिएंसी आम जो इंजन होते हैं उससे बहुत ज्यादा होती है, बहुत बेटर होती है, बट इट इज स्टिल नॉट 100% ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, कार्नोट इंजन के क्या है, ये एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है। इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल, मैंने कहा था रिवर्सिबल प्रोसेसेस इतनी कॉमन नहीं होती है, इतनी नहीं काउंट की जाती जो रिवर्स प्रोसेस में ही चल पड़े, इसलिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का पिछली क्लास में करवाया था। तो सिंस ये हाइपोथेटिकल है तो रिवर्सिबल भी चलेगा, है ना। रिवर्सिबल हीट इंजन है। अब आइडियल है तो इसमें हम फ्लूइड भी जो यूज करेंगे या गैस भी जो यूज करेंगे, बेसिकली फ्यूल जो यूज करेंगे वो भी आइडियल होगा। रिवर्सिबल हीट इंजन दैट ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर टू टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 हमें हीट इंजन से पता है, वो सोर्स से मिलता है हमें, एंड T2 हमें सिंक से मिलता है। ठीक है, 1824 में ये इंजन की इंजन को बनाया गया था। बेसिकली थ्योरी में ही दिया गया था, प्रैक्टिकली तो बनाया नहीं गया अभी तक, इन्होंने खुद ने नहीं बनाया था। तो ये बनता किस चीज से, सीधा पॉइंट पे आते हैं, किस किस चीज से ये बनता है। ठीक है, इसमें क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर होगा इस तरह से, मुझे इसमें चार चीजें चाहिए होगी, तो मेरे पास एक सिलेंडर होगा, ये मेरे पास सिलेंडर है। ठीक, ये इस सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ये सिलेंडर देखना आपका बड़ा बहुत बढ़िया बनेगा। इस सिलेंडर का जो बेस है, दैट शुड बी कंडक्टिंग। सिलेंडर जो है मेन पार्ट है इस इंजन का, क्या है, ये जो मेन पार्ट है सिलेंडर क्या है, मेन पार्ट। इसके बिना ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग है, यानी कि इसमें से हीट निकल सकती है बाहर जा सकती है नीचे से, क्योंकि जो वॉल्स है, दोनों की दोनों वॉल्स क्या है, इंसुलेटिंग है। वॉल्स क्या है, इंसुलेटिंग। ऊपर से इसके ऊपर क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया गया। फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया गया, और वो पिस्टन भी क्या है, इंसुलेटिंग है। यहाँ से देखो, मेरे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग है, लेकिन जो वॉल्स है और जो पिस्टन है दोनों इंसुलेटिंग है। और जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है। और इसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस है। क्या है इसके अंदर, एक वर्किंग सब्सटेंस इस तरह से, वर्किंग सब्सटेंस। उस वर्किंग सब्सटेंस में मेरे पास क्या आ रहा है, कोई भी आइडियल गैस। मैंने पहले ही कहा था आइडियल गैस लेंगे, क्योंकि आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है तो आइडियल गैस ही काउंट होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये दो चीजें आ गई, क्लियर। मेरे पास जो है एक सिलेंडर है जिसका बेस कंडक्टिंग है, वॉल्स और पिस्टन इंसुलेटिंग है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस डाला गया विच इज एन आइडियल गैस। क्लियर। सेकंड चीज है, इसमें एक सोर्स, इसमें एक क्या है, सोर्स भी है। इस इंजन का एक पार्ट है सोर्स, जिसका टेम्परेचर है T1। ठीक है, जो सोर्स है इट इज आल्सो परफेक्टली कंडक्टिंग। इतना परफेक्टली कंडक्टिंग है, आप सोच नहीं सकते। थोड़ी सी भी हीट है, चलो अभी बाहर निकलो, थोड़ा सा भी ठंडा, चलो अभी बाहर से हीट लो। इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, इट हैज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। सिमिलरली मेरे पास सिंक है, सिंक का टेम्परेचर है T2, और ये भी क्या, परफेक्टली परफेक्टली कंडक्टिंग है। क्या है ये, परफेक्टली कंडक्टिंग है, इसकी भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। देन मेरे पास आता है एक तीसरा सब्सटेंस,
जो है स्टैंड। जो स्टैंड है ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है, ये उल्टा है, ये है परफेक्टली इंसुलेटिंग। क्या है ये? परफेक्टली इंसुलेटिंग। ठीक है। अब चार चीजें इसमें थी इंजन में। क्या पहला था? सिलेंडर। सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग, बाकी सारा कुछ इंसुलेटिंग। उसके अंदर वर्किंग सिस्टम आइडियल गैस वाला। फिर मेरे पास है सोर्स, टेम्परेचर T1 है, वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। फिर आई सिंक, टेम्परेचर T2 है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। फिर आई स्टैंड, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। इसमें टेम्परेचर नहीं शो करना, कुछ नहीं शो करना। ठीक है। तो ये इतना मेरे पास कंस्ट्रक्शन आ गया कार्नोट इंजन के। तो ये क्या एक साइकिल में चलेगा? ये सारा का सारा कार्नोट इंजन तो ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कार्नोट साइकिल, वो इस इंजन के बेसिस पे होगा। कार्नोट इंजन बता दिया मैंने। कार्नोट इंजन वर्क कैसे करेगा, उसकी वर्किंग की, उसकी साइकिल की, वो बता देंगे। इसको मैं अब नाम दूंगी कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल। क्यों नाम दूंगी कार्नोट साइकिल? क्योंकि इसमें डिफरेंट चीजें होंगी। ठीक है। तो मान लो जो मेरे पास सिलेंडर था, जो मेरे पास सिलेंडर था, इसको स्टेप वन का नाम देते हैं कार्नोट साइकिल में, जो एक साइक्लिक प्रोसेस है। स्टेप वन में मेरे पास क्या होगा? एक सिलेंडर है, ये वही कार्नोट इंजन वाला सिलेंडर है, जिसकी जो है बेस कंडक्टिंग है, वॉल्स इंसुलेटिंग है, पिस्टन भी क्या है? इंसुलेटिंग है। ठीक है। सिलेंडर को लिया और उसको मैंने सोर्स के ऊपर रख दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे सोर्स पड़ा है। सोर्स को मैं किसी और पेन से बना दूं? सोर्स ये है। आपके लिए मैंने क्रिएटिविटी कर दी है, यहाँ पे मैंने इसको सोर्स को ले लिया। ये है मेरे पास सोर्स और ये है सिलेंडर। अब देखिए इसकी वॉल्स, सॉरी वॉल्स ही, इसका बेस और सोर्स दोनों क्या है? कंडक्टिंग है। क्या था ना? सोर्स परफेक्टली कंडक्टिंग है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, सोर्स का टेम्परेचर है T1। तो जितनी भी हीट वगैरह होगी वो आपस में क्या बड़ी आसानी से इधर उधर ट्रांसफर हो जाएगी। मान लो जो इसके अंदर मेरे पास आइडियल गैस है, खूबसूरत सी आइडियल गैस है रेड कलर की, उसको मैंने धीरे धीरे एक्सपैंड होने के लिए दे दिया। कैसे? यू कैन से कि लेट अस अज्यूम इसके ऊपर क्या छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, छोटे छोटे स्टोन्स पड़े थे इस तरह। उन स्टोन्स को लिया मैंने और धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, स्लोली, स्लोली निकालने शुरू कर दिए। जैसे स्लोली निकालने शुरू किए, गैस विल एक्सपैंड स्लोली। गैस विल स्लोली एक्सपैंड होनी शुरू की धीरे धीरे। मान लो मैंने पहले 1 मिनट में एक पत्थर छोटा सा उठाया कंकड़, फिर 2 मिनट बाद फिर दूसरा पत्थर उठाया कंकड़, फिर 4 मिनट बाद मैंने तीसरा कंकड़ उठाया, 10 मिनट बाद मैंने चौथा कंकड़ उठाया। इतनी स्लोली एक्सपैंड करना, इतनी स्लोली। जब वो धीरे धीरे स्लोली एक्सपैंड होगी, जो किसमें बाहर की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स क्या हो रही है? यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है। जो टेम्परेचर है गैस का गिरना शुरू हो जाएगा। और गैस क्या है? एब्जॉर्ब करने की जितनी भी उसको हीट चाहिए, किससे? मान लो अगर बस एक्सपेंशन के कारण इसके अंदर टेम्परेचर ये गिरने लग गया, एक्सपेंशन में टेम्परेचर गिरता है ना, तो धीरे धीरे करके इसमें इससे या हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करे, तो टेम्परेचर मेरा क्या रहा है? यहाँ पर कॉन्स्टेंट रह गया। अगर टेम्परेचर बढ़ता घट रहा है तो मेरे पास सोर्स है ना, उससे मैं ले रही हूँ, हीट ले रही हूँ। इससे मेरे पास क्या है? एक्सपेंशन जो हो रही है, कैसे हो रही है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। कैसे एक्सपेंशन हो रही है मेरे पास? आइसोथर्मल। ठीक है। मान लो अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, लेट अस मेक अ ग्राफ फॉर द प्रेशर वॉल्यूम। पीवी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पर थी मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर है। ठीक है। तो पहले ये था, जब सिलेंडर लगता सोर्स, जैसे मैंने सिलेंडर को सोर्स पे रखा, धीरे धीरे करते के ये गैस एक्सपैंड होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू हो गई? एक्सपैंड इस तरह। तो नीचे की तरफ जाएगी ऐसे, इस तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रही है? ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। उस एक्सपेंशन में क्या हुआ? जब सारी एक्सपेंशन होगी, मेरे पास P1 जो P2 में कन्वर्ट हो गया, V1 V2 में, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। क्यों? वो इक्विलिब्रियम है, बिकॉज ऑफ दी सोर्स, बिकॉज ऑफ दी सोर्स। ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अच्छी सी जगह बनाते हैं इसके लिए, ऐसे। ठीक है। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर। अब करते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करेंगे? इसी सिलेंडर को लेंगे,
सिलेंडर को लिया और उसको मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके किसके ऊपर रख दूंगी, ऊपर सोचो किसके ऊपर रखूंगी, स्टैंड के ऊपर। अब क्या किया मैंने, ये मेरे पास सिलेंडर है तो मैं इसको ड्रॉ कर ही देती हूँ। ये सिलेंडर है जिसकी इंसुलेटिंग वॉल्स है, कंडक्टिंग बेस है, इंसुलेटिंग मेरे पास सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने अब किसके ऊपर रख दिया, स्टैंड के ऊपर। किसके ऊपर रख दिया, स्टैंड के ऊपर। स्टैंड क्या है, इंसुलेटिंग। स्टैंड क्या है, इंसुलेटिंग। तो अभी मैंने पहले क्या करी थी, एक लेयर कंकड़ों की उठा दी थी, दूसरी लेयर कंकड़ों की उठाने लग गई थी। जब ये हुआ अगेन फिर से एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन होगी, अब अगेन एक्सपेंशन होगी। ये जो एक्सपेंशन होगी अब, इसमें मेरे पास अगर टेम्परेचर जो है गिर रहा है, टेम्परेचर जो है रिड्यूस होगा, तो इसमें जो, हाँ अब एक चीज ध्यान दो, एकदम से होगी, धीरे धीरे नहीं मैंने उठाना, मैंने स्टेडीली उठाना है इसको, जल्दी जल्दी एक ही बार में सारी लेयर उठा ली, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम से मैंने वेट को रिमूव कर दिया इसके ऊपर से। जब मैंने एकदम से वेट को रिमूव किया, सडनली मैंने वेट को रिमूव किया, क्या होगा, गैस विल एक्सपैंड स्टेडीली, स्टेडीली या फास्टली कह सकते हो, फास्टली। जब ये होगा एकदम से, जब गैस में जब एकदम से गैस, सॉरी पिस्टन से बाहर उठा दे तो पिस्टन एकदम से ऊपर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ, बाहर ही निकलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो एकदम से टेम्परेचर कम होगा। अब इस सिलेंडर के पास ना कोई जरिया नहीं है टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में लाने का, क्यों, स्टैंड इंसुलेटिंग, इससे एक्सचेंज ऑफ हीट होगा ही नहीं। एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा तो टेम्परेचर अगर कम होगी तो वो कम ही रहेगा। तो ये जो कौन सी एक्सपेंशन हुई है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है। क्यों, क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ एकदम से हटा तो प्रेशर में चेंज आया, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आया, टेम्परेचर में भी चेंज आया। तो इस एक्सपेंशन को मैं ऐसे कर रही हूँ, इस तरह से कर्व बनेगा हमारे पास। यहाँ पर सॉरी, P2 से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा P3, यहाँ पर V3 आ जाएगा, ठीक है। तो P2 से यहाँ पर P3 हो गया, यहाँ पर V3 हो गया और यहाँ पर T2 हो जाएगा, टेम्परेचर जो मेरे पास गिर जाएगा, ठीक। अब करते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में मैंने अगेन उसी सिलेंडर को लिया, सिलेंडर को लिया जब मैंने इसको मैंने अब रख दिया सिंक के ऊपर। ये है मेरे पास सिलेंडर, इस तरह से इसकी वॉल्स इंसुलेटिंग है, बेस कंडक्टिंग है, और नीचे मैंने रखा है सिंक को। सिंक भी क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, सिंक का टेम्परेचर है T2। तो अब इसमें मैंने काम उल्टा करना है। पहले मैं इसको एक्सपैंड करवा रही थी ना, धीरे धीरे जो मैंने पत्थर निकाले थे, धीरे धीरे करके मैंने इसमें स्लोली क्या है, ऐड करने शुरू कर दिया, रखने शुरू कर दिया। जब मैंने स्लोली स्लोली उस कंकड़ों को इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया, ये वेट उसके ऊपर बताना शुरू कर दिया, चाहे कंकड़ से हो, चाहे आप हाथ से कर रहे हो, चाहे इसको हाथ से निकाल दे, इसको हाथ से धीरे धीरे करके निकाल दे, कुछ भी है, कैसे भी है, इसको अब हमने क्या प्रेस कर ले। जब हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे, धीरे धीरे क्या पिस्टन नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर कंप्रेशन होगी। जब कंप्रेशन होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मेरे पास यहाँ पर कौन है, सिंक। सिंक क्या है, कंडक्टिंग भाई साहब, जो कंडक्टिंग भाई साहब है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुछ अमाउंट में हीट के बाहर निकाल दी जाएगी, ताकि किसकी तरफ, सिंक की तरफ, क्योंकि कंडक्ट हो जाएगी। जब कंडक्ट हो जाएगी तो दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम मेरा कांस्टेंट रहा। कौन से कंप्रेशन हुई यहाँ पर, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई। उस आइसोथर्मल कंप्रेशन के कारण ये चीज अब जो थी अब पीछे की तरफ मुड़ेगी, इस तरफ साइकिल में, जैसे फर्स्ट वाला था मेरे पास वैसे होनी शुरू हो जाएगी, इस तरह ऐसे, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर P3 से मेरे पास प्रेशर में चेंज आ गया, हाँ जी P4, वॉल्यूम में चेंज आ गया वापस से, हाँ जी V4, और क्योंकि धीरे धीरे कर रहे हैं तो पिछली वाली वॉल्यूम आ रही है वैसे तो, बट टेम्परेचर मेरे पास सही रहा T2, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में क्या है, अगेन मैंने सिलेंडर को लिया, बार बार रिपीट करूंगी वॉल्स कैसी हैं,
आप बताओगे, ठीक है। आप देखो कौन सी बॉल्स है, कैसा पिस्टन है, लेकिन बेस कैसा है वो भी आपने देखना है। बस इतना याद रखना है। अब इसको मैंने स्टैंड के ऊपर रखा, स्टैंड के ऊपर रख दिया तो ये क्या है, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग। अब जो सेकंड स्टेप में किया था उससे उल्टा मैंने फोर्थ स्टेप में करा। इसमें एक तो एकदम से पिस्टन को बाहर की तरफ खींचा था, इसको एकदम से दबाना। सडनली, सडनली मैंने पत्थर फेंक दिए इसके ऊपर, छोटे छोटे पत्थर के बजाय पत्थर फेंक दिए। सडन, ये क्विक कंप्रेशन हो गया, क्विक कंप्रेशन हो, पिस्टन एकदम से नीचे जाएगा, ठीक है। क्विक कंप्रेशन हुआ, जिसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ा, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ कंप्रेशन का। लेकिन क्या वो टेम्परेचर अब इस तरफ जा सकते, कंडक्ट हो सकते नहीं, क्यों, स्टैंड है, इंसुलेटिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ गया, पहले जो भी था अब बढ़ गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है यहाँ पर। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाना चाहूँ तो ये चीज यहाँ पर कनेक्ट करना है, क्यों, T2 से वापस जितना टेम्परेचर पहले था उतना आ जाएगा, T1 तक आ जाएगा, ठीक है। जितना पहले था उतना आ गया। जो प्रेशर था पहले जितना बन गया, जब इसके ऊपर बहुत सारा भार था, जितना भार पहले था ना उतना भार रखना है अभी। पहले वाला प्रेशर हो गया, पहले वाली वॉल्यूम होगी, कंप्रेस होगी, क्योंकि बाद में हमने स्टेप 1 में फिर से क्या करना है, उस भार को निकालना शुरू कर देना धीरे धीरे। वापस से एक्सपेंड होगा, फिर एकदम से निकाल दिए, एकदम से एक्सपेंड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे भार रखेंगे, कंप्रेस हो गया, फिर से उसको एकदम से जितना पहले उसका कंप्रेस था, जितना पहले उसका लेवल था इसको उतना कर देना। तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया ना, साइक्लिक प्रोसेस हो गया मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसको आगे स्टडी करते हैं। इस चीज को मैं इरेज कर रही हूँ, आपको समझ आ चुका है, आई होप सो। इजी था। पहले सिलेंडर को हमने सोच पे रखा, तो क्या हुई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद हमने उसको किसके ऊपर रखा, स्टैंड के ऊपर, तो क्या हुई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर उसको सिंक के ऊपर रखा, फिर उसको हमने कंप्रेस किया था, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर उसको किसके ऊपर रखा, स्टैंड के ऊपर अगेन, तो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ पर है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर यहाँ पर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। दो प्रोसेस में मेरे पास हीट बढ़िया बन रही है, बाकी के दो प्रोसेस में वही हीट है मेरे पास मौजूद है। तो ए टू बी क्या हो रहा है, ए टू बी अगर मैं देखूं, ए, ए इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी ना, ठीक है। ए टू बी, ए बी कर्व में मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरे पास P1 V1 है, इफ आई टेक द आइसोथर्मल एक्सपेंशन सीरीज से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है मेरे पास, P2 V2 की इक्वल आ रही है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है कि प्रेशर वॉल्यूम के दोनों में इक्वल है, ठीक है। बीसी में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक की क्या होती है इक्वेशन है, P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 V3 की पावर गामा। यहाँ पर P2 V2, यहाँ पर P3 V3, B2 C, T2 D क्या हो रहा है, T2D आइसोथर्मल अगेन। तो P3V3 मेरे पास किसके इक्वल है, P4V4, P3V3 P4V4 की, मतलब टेम्परेचर नहीं लेना। D2A मेरे पास क्या हो रहा है, P4V4 की पावर गामा, P4 की पावर गामा मेरे पास आ रहा है P1V1 की पावर गामा, ठीक है। ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये भी आइसोथर्मल है, ये भी एडियाबैटिक है, ठीक है। ये चीज याद रखनी, इसको एक बार ना स्टार करके लिखो, ये हमारी ना आगे एक्सप्रेशन में काम आएगा। अब ए टू बी को एक बार फिर से लेते हैं, ए टू बी में, ए बी कर्व में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसो एक्सपेंशन ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आइडियल गैस के लिए जब भी एक्सपेंशन होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी आइडियल गैस की, मेरे पास आइडियल गैस ही थी, उसकी चेंज इन एनर्जी क्या जरूर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। किया था ना पिछली क्लासेस में, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, चाहे टेम्परेचर, मतलब कि चाहे प्रेशर वॉल्यूम जितना मर्जी चेंज होगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उस चक्कर में मेरे पास चेंज इन एनर्जी भी जीरो रहेगा, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी।
तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, इसमें यूज करेंगे बहुत हद तक फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q is equals to W हो जाएगा because this is whole term is zero, this whole term is zero। अब आइसोथर्मल के लिए अगर एक्सपेंशन लेनी हो तो मेरे पास क्या आएगा, एन आर। टेम्परेचर यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे भी T1, तो एन आर T1 लॉग इनिशियल वॉल्यूम है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम है V2, इनिशियल है V1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो, ठीक है। ये चीज होगी। B2C में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है। जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है बेटा, उसमें मेरे पास एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होता है। इफ यू रिमेम्बर, हीट इज नॉट एक्सचेंज, तो क्यू मेरे पास उसमें जीरो होता है। जब क्यू जीरो होगा तो इसका वर्क डन का वैल्यू W1 कर लेते हैं, इसका भी 1 कर देते हैं, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू W1। तो चेंज इन एनर्जी होगा, उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले तो इसका W2 देखते हैं क्या होगा। एडियाबैटिक का वर्क डन क्या होता है, एन आर फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, और यहाँ पर एन आर के नीचे 1 माइनस गामा होता है, ठीक है। ये वर्क डन हो गया टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि टेम्परेचर में हमारे पास मेजर चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले वाले में टेम्परेचर कोई चेंज नहीं था, उसका चेंज देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपने डेल्टा यू निकालना है, अगर डेल्टा यू निकालना, मान लो यहाँ पे डेल्टा 1 है ना, डेल्टा यू को आप कह लो यहाँ पर U2, तो बस यही सेम टर्म आ जाएगी और नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि तो Q इज इक्वल्स टू 0 प्लस हमारे पास आज सॉरी 0 नहीं आएगा, डेल्टा यू प्लस W, तो ये टर्म इधर आ जाएगी डेल्टा यू, बस इसको इधर नेगेटिव कर लो ना, तो इसको उधर से दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U2, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर जब फिलिंग करोगे, ये तो टर्म जीरो नहीं, इधर चली जाएगी, ठीक है। B2C हो गया, C2D करते हैं। C2D क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा, एनर्जी में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो चेंज इन एनर्जी जीरो। क्यू मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q तो हमारे पास जीरो था, तो इसको Q2 ले लेते हैं। यहाँ पे तो Q0 था, इसको Q2 ले लिया। Q2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर W3 के इक्वल, तो W3 मेरे पास किसके इक्वल है, W3 की वैल्यू है एन आर, यहाँ पर टेम्परेचर मेरे पास T2 चल रहा है, लॉग T2D का, में T2D में T2 4 जा रहा है ना, तो वॉल्यूम फाइनली यहाँ पर 4 है इनिशियल से, तो V4 ओवर V3 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आ गई, तो यहाँ पर ये 3 वाली जीरो। अब आते हैं D2A। D2A, D2A में क्या हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। जब ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है तो हीट नहीं होगी ट्रांसफर, मेरे पास वर्क डन आ जाएगा W4 एन आर और 1 माइनस गामा, क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ D2A जा रहा है ना, जब A2B किया था, A2B किया था यहाँ पर फाइनल था, सॉरी B2C किया था इनिशियल, ये था T1, फाइनल था T2, है ना। यहाँ पर अब इनिशियल T2 है, फाइनल T1, तो यहाँ पर T1 माइनस T2 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर T1 माइनस T2 हो जाए, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ U4, डेल्टा U4, ठीक है। चलिए इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब हमने एफिशिएंसी की थी। इफ यू आल्सो वांट टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ या नेट एनर्जी ऑफ द होल साइकिल, होएगा डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U4। देखो U1 U3 तो 0 0 है, ये जो टर्म है U2 ये किसकी इक्वल है, यहाँ पर है एन आर और 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ठीक है। इसके आगे नेगेटिव है, अभी यहाँ पर भी नेगेटिव है, एन आर T1 माइनस T2 और 1 माइनस गामा, ठीक है। तो मैं T1 माइनस T2 को T2 का माइनस जो है कॉमन निकाल के T2 माइनस T1 कर दो, प्लस हो गया, कैंसिल होगी, नेट एनर्जी जो है पूरे साइकिल की हमेशा जीरो होती है। तो इससे हमारी ये चीज भी प्रूव हो रही है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होता है, तो वो चीज प्रूव होगी। अभी देखते हैं आगे वर्क डन के ऊपर। नेट वर्क डन क्या है, नेट वर्क डन क्यों निकालने, क्योंकि एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। नेट वर्क डन क्या आएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। W1 क्या है, एन आर T1 लॉग V2 ओवर V1,
प्लस एन आर अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। W3 क्या है, ये इक्वेशन को नाम दे देना अपने आप, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, ये इधर W3 इक्वेशन नंबर 3 पे पड़ा है NRT2 log V4 over V3 प्लस NR अपॉन 1 माइनस गामा T1 माइनस T2। अब इसमें भी सेम करना है, इसका माइनस कॉमन निकाल दो तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये टर्म सारी की सारी जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा मेरे पास NRT1 log V2 over V1 प्लस NRT2 log V4 over V3, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5 का नाम। अब निकालनी है हमने एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी में है मेरे पास नेट वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन जो Q1 मिली थी, सोर्स से जो मेरे पास सबसे पहले एनर्जी आई थी वो। अब नेट वर्क डन तो मेरे पास NRT1 log V2 over V1 प्लस NRT2 log V4 over V3 अपॉन Q1 की वैल्यू है NRT1 log V2 over V1, ये चीज होगी। चलिए ठीक है, अब इसमें से हम NR कॉमन निकाल सकते हैं, NR कॉमन निकाल ली, T1 log V2 over V1 प्लस T2 log V4 over V3 अपॉन NR T1 log V2 over V1, ठीक है। NR से NR कैंसिल, मेरे पास अभी तक इतनी इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं नंबर 6 का नाम दे रही हूँ और अभी एक बार इनको इरेज करेंगे। जो मैंने स्टार इक्वेशन करवाई थी ना, अब इस पे वापस आते हैं। जो इक्वेशन नंबर स्टार मैंने बिल्कुल शुरुआत पे करवाई थी, इक्वेशंस ऑफ प्रोसेसेस जो थी उस पे आते हैं। उसमें आपके क्या करें, सभी को मल्टीप्लाई कर देना, चारे की चारे प्रोसेसेस को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी बी सी सी डी डी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आ रहा है P1 V1, BC में P2 V2 की पावर गामा, CD में है P3 V3 और DA में है P4 V4 की पावर गामा। इधर है P2 V2 राइट साइड वाली, P3 V3 की पावर गामा, P4 V4 और P1 V1 की पावर गामा। इस साइड वाली ये रही, इस साइड वाली ये रही, ठीक है। P1 इधर पड़े पड़े, P2 पड़े पड़े, P3 पड़े पड़े, P4 पड़े पड़े, क्या बच्चा V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा, इधर आ जाएगा V2 V3 की पावर गामा, V4 V1 की पावर गामा। तो V2 V2 और V4 V4 एक साइड कर लो, V2 मतलब कि ऑड वाले अलग कर लो, इवन वाले अलग कर लो, V4 की पावर गामा ओवर V4, इधर आ जाएगा V3 की पावर गामा ओवर V3, V1 की पावर गामा ओवर V1। अब इसकी पावर 1 है, इधर जाके गामा माइनस 1 हो जाएगा, V2 गामा माइनस 1, V4 गामा माइनस 1, V3 टू V3 गामा माइनस 1, V1 गामा माइनस 1। सबकी पावर सेम है, दोनों तरफ पावर सेम है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे, कर दो। तो V2 V4 मेरे पास V3 V1 की इक्वल आ गया। So I can say that V2 over V1 equals to V3 over V4, V2 over V1 equals to V3 over V4। यहाँ पर देखो V2 over V1 है, यहाँ पर V4 over V3 है, यहाँ पे भी V2 over V1 है। ये चीज को याद रखो, मेन ये चीज है याद करने वाली, समझने वाली, ठीक है। ये चीज यहाँ पे होगी, तो इसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं। और ये सारी टर्म जो है मेरे पास जो है, इक्वेशन नंबर 6 को उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 रहते मेरे पास, इट्टा की वैल्यू अभी तक क्या आ गई थी, T1 log V2 over V1 प्लस T2 log V4 over V3 अपॉन log T1 यहाँ पर है V2 over V1, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, ऐसे पे ऊपर कर दूं, तो ऊपर -1 हो जाएगा। -1 जब हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा T1 log V2 over V1
प्लस T2, इसको कर दिया log V3/V4 पावर -1 अपॉन T1 log V2/V1। इसको लेते हैं आप T1 log V2/V1। जब भी log m के ऊपर जो भी पावर n होगी वो आगे जाके n log m बन जाती है ना। पावर -1 यहाँ पर n है, ठीक है। तो माइनस इधर आ गया T2 log V3/V4 अपॉन T1 log V2/V1। यहाँ तक पता चला। अब V3/V4 की जगह पे अगर मैं V2/V1 फिल कर दूं जो मैंने अभी निकाला है, तो क्या बच जाएगा? सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सीधी सी बात है ना। मेरे पास ये आ गया, ये जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी T1 log V2/V1 माइनस T2 log V3/V4 की जगह पे मैंने V2/V1 फिल कर दिया यहाँ से अपॉन T1 log V2/V1। अब इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी, तो T1 log V2/V1 अपॉन T1 log V2/V1 माइनस T2 log V2/V1 अपॉन T1 log V2/V1। तो यहाँ पर ये तो सारी टर्म कैंसिल हो जाए, इसमें खाली अकेले लॉग वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देती हूँ 1 माइनस T2/T1। ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है। ये क्या है? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है। हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या निकाली थी? तो इरेज करिए मैं इतने पार्ट को। हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या निकाली थी? 1 माइनस Q2/Q1। हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या थी? एक मिनट। हीट इंजन की थी 1 माइनस Q2/Q1। और कार्नोट इंजन की क्या होगी? 1 माइनस T2/T1। दोनों को कंपेयर कर दे तो 1 माइनस Q2/Q1 किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस T2/T1 के। तो फ्रॉम हियर वी कैन डिटरमाइन दैट Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। ये चीज हमने यहाँ पर निकाल दी है, ठीक है। ये भी एक टर्म है जो कि कार्नोट इंजन में ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि हीट इंजन तो हमारा रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका सारा कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, उसकी सारी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैसे होती है कार्नोट साइकिल की, सब हो गया। एफिशिएंसी होगी, नेट वर्क डन निकाल लिया, नेट एनर्जी निकाल ली। अब इसकी नॉन प्रैक्टिकबिलिटी क्या है कि सोर्स ऑफ सिंक जो है उसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी नहीं हो सकती। कोई भी सोर्स और सिंक हम ऐसा नहीं बना सकते जिसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, नहीं पॉसिबल। जो वर्किंग है उसमें हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस हो रहा है वो कौन सा? आइडियल गैस। क्या आइडियल गैस रियल लाइफ में होती है? नहीं होती। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो सिलेंडर है उसको परफेक्ट फ्रिक्शनलेस पिस्टन नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू अटेन द कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी तो हो ही नहीं पाएगी, कहीं पे बहुत स्लो हो गया, कहीं पे एकदम से हो गया, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है कार्नोट इंजन और साइकिल का। एक इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रह गई, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया रेफ्रिजरेटर, ठीक है। वो हम आगे क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्लियर? दैट इज अप टू नाउ।